जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा ये एनटीपीसी का मॉडल पेपर नंबर 13वां है दोस्तों, जिसमें मैं आपको पीओक्यू बेस्ड पर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं दोस्तों, और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही मैंने बनाया। इससे ना ज़्यादा आपके लिए टफ आएगा, ना ज़्यादा आपके लिए ईजी आएगा, इसी प्रकार का पेपर आएगा दोस्तों। आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, मैंने 40 क्वेश्चन लिए। आपका टारगेट ये है कि आज मुझे आप 30 क्वेश्चंस करके बताओ मेरे भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेने की वो आग लगी है तो ये टारगेट आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली इसे उड़ा दोगे इस टारगेट को। सही बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं आप लोग 40 में से 30 क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पुर्तगालियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की थी? वेयर डिड द पोर्तुगीज स्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस फैक्ट्री इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। सभी स्टूडेंट कोचिन टिक कर रहे हैं। अगर कोचिन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कोचिन में टिक करना है, और 1503 में ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। आप एग्जाम की डेट का वेट मत करें दोस्तों। एग्जाम या तो अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा या तो मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। गिने चुने 15 से 20 दिन मान के चलो, और ऐसे तैयारी करनी है आप लोगों को। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? ठीक है, देखो अब इसमें इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछा है जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किसने अपनाई थी, क्वेश्चन है ये पूछा है। तो बताइए दोस्तों। तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर आया था दोस्तों, क्या नाम था? फ्रांसीसी दी अल्मीडा। क्या था मेरे भाई? फ्रांसीसी दी अल्मीडा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इस नीति को दोस्तों खत्म कौन करता है? इस नीति को दोस्तों इसको इसको समाप्त कौन करता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको समाप्त करने वाला नाम इसी में है दोस्तों, अल्बुकर्क, जब सेकंड गवर्नर आता है। ठीक है, तो फिलहाल बी ऑप्शन यहां से आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगर आपने आज का ये टारगेट पूरा कर लिया तो आप एक सही दिशा में चल रहे हो अपनी तैयारी को लेके मेरे भाई। ठीक है, सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो ये छोटे छोटे टारगेट डेली अटेंड किया करो। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल मेंशंस द इम्पीचमेंट सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बताइए। देखो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डन पावर्स हैं, क्षमादान शक्तियां। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं मेरे भाई। ठीक है, और आपको और इसमें पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद से रिलेटेड इसमें कहेगी भारत का एक राष्ट्रपति होगा मेरे भाई। लेकिन आर्टिकल 61 आपको ध्यान में रखना है, इसमें इम्पीचमेंट सिस्टम है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाई ये जो इम्पीचमेंट सिस्टम है ये लिया कहाँ से गया, ये भी तो पूछा जाता है। ये कहाँ से लिया गया? तो हमने ये यूएसए के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखने, बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, सारे में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन लेके आता हूं, डेली मैं आपको सिलेक्शन वाला पेपर करवा रहा हूं। आज 13वां मॉडल पेपर है। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा हो जाए, मतलब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताइए। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करो। ठीक है, 8 men can complete a piece of work in 14 days. If 2 more men join them, in how many days will the take work be completed? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो 8 आदमी हैं, वो किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि 2 आदमी और आ जाते। पहले से ही 8 थे, अब 2 और आ जाएंगे तो अब कितने हो जाएंगे? 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे मेरे? तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही गुरु कि हम 10 की 12 से काटेंगे 4 बार, और 8 चौके 32 होगा, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मेरे भाई। मेरे भाई रेस्पॉन्स तो किया करो कि हाँ गुरु चीज़ें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई। प्लीज़ रेस्पॉन्स किया करें कमेंट बॉक्स में। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है मेरे भाई? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जोग फेल्स वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज ग्रेटेस्ट वाटरफॉल इन विच रिवर? ये किस रिवर का है मेरे भाई? बहुत पूछा जाता है। तो शरावती रिवर आपको टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, मांडवी रिवर पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है, कौन सा वाटरफॉल? तो आप ये कहोगे दूध सागर वाटरफॉल देखने को मिलता है। नर्मदा नदी पर धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात देखने को मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स बीमारी देखने को मिलती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स बीमारी देखने को मिलती है। और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम क्या है मेरे भाई? इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ये अपना क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है मेरे भाई। ठीक है, आपको दोस्तों रक्त का थक्का जमाने से रिलेटेड पूछा है विटामिन का नाम, तो आप कहोगे गुरुजी विटामिन के को लॉक कर लो।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो एक रिक्वेस्ट भी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे तब। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, आई होप कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ लिया होगा। ये एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की शक्ति को बढ़ाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है? लग रहा 100 में से 60% को आता होगा, लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन। कौन सा मेरे भाई? 24वां संविधान संशोधन। 44 में तो आपको पता ही है दोस्तों, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ठीक है, और 21वां संशोधन आप सभी को पता है कि इस जो 21वां अमेंडमेंट है, इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। ये आपको तो पता ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई आपको डी ऑप्शन टिक कर लेना है, 24th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? मेरे भाई बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी गिवन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट्स को बताना है। देखो ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ की बात नहीं है। आर्टिकल 21 तो आपने पढ़ी होगा दोस्तों। ठीक है, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपको टिक करना है। अब यहीं पर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि बड़े बड़े कारखानों में बच्चों को नौकरी करने से कौन सा अनुच्छेद बाधित करता है? वो उस कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है? प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसने लिखी है? हु रोट द फेमस बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सैम पित्रोदास आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी लॉक यहां से कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इंसुलिन इज यूज्ड टू क्योर विच डिजीज? चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर आएगा मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंदरिया महादेव टेम्पल्स? बताइए। अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना आप लोगों को। इसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक यहां से कर लेना है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया होगा। चलिए चीजें क्लियर हो रही तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना दोस्तों। ठीक है, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बताएंगे आप लोग। शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। मेघालय टिक कर रहे हो? मेघालय टिक कर रहे हो कि उत्तराखंड? करोगे आप लोग इसका आंसर? चलो मैं दो हिंट देके जा रहा हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे 2 हिंट देके जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप लोग मुझे आंसर बता के जाइएगा। ठीक है, ये करवा चुका हूँ मैं। असम नहीं होगा इसका आंसर, राजस्थान नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे। ये आपके लिए हिंट है। चलिए देखते हैं कितने लोग एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के बारिद शब्द का अर्थ क्या था? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, दोस्तों यहाँ पे प्रशासन लिखना भूल गए हम, प्रशासन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में ये जो बारिद नाम का शब्द था, इसका अर्थ क्या था? ठीक है, हिंदी में पढ़ लिया होगा आपने, इंग्लिश में देख लो। व्हाट डिड द वर्ड बारिद मीन इन द दिल्ली सल्तनत? देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में दे रखा है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में आपको बताना है। तो बारिद का मतलब क्या होता था मेरे भाई, ये पूछा है। इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? इंटेलिजेंट ऑफिसर्स। ठीक है, इंटेलिजेंट ऑफिसर यानी खुफिया अधिकारी। ठीक है, क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? मैं आशा करता हूं कि आपने यही टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये प्रश्न बता दीजिए। अब आपको पेशेंस बनाए रखने मेरा भाई, पहले एक बार पढ़ लो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। देखो पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना आप लोग। करें सॉल्व इसको, चलो करते हैं दोस्तों। अब पेशेंस बनाए रखना, देखो ध्यान से सुनना। यदि देखो ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में खलबली मनाता है रेलवे के, ध्यान रखना। ठीक है, यदि एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है और तथा जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के तो अनुक्रमानुपाती है और जेड के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती
क्रमानुपाती है, ठीक है। अगर y 40 है तो z 3 होने पर x 16 हो जाता है और y 50 हो जाता है और z 6 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट करने की न्यू टेक्निक होता है, ये क्या होता है, डिवाइड, यानी कि ये जो है ना x की वैल्यू किस में डिवाइड हो रही है, मतलब कि ये जो y है ना वो क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है। आप लोगों ने ये वाली स्टेप तो देखी होगी, x है ना किसके वृत्त का अनुपाती है मेरे भाई, y के। यहाँ पर ये ऐसी प्रोसेस करते हो ना, इससे बेस्ट आप लोग ये तरीके से कर सकते हो, इस प्रोसेस से आप बेस्ट ये तरीका कर सकते हो, ठीक है। आपको अनुक्रमानुपाती में क्या लिखना है कि जो y है, x में हम y का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x का हम y का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अपन डिवाइड लिखते हैं और इसमें व्युत्क्रमानुपाती में अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझ गए ना। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन शानदार है, पेशेंस बनाए रखना, आप लोगों को मेरा साथ देना और हम पूरा सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, आपको हवा भी नहीं लगेगी कैसे सॉल्व किया। देखो दोस्तों, y में हमें क्या करना है भाई, सॉरी x में हमें क्या करना है, y का डिवाइड करना है, x में हमें क्या करना है, y का डिवाइड करना है, और इधर भी दूसरी इक्वेशन में भी दोस्तों आपको क्या करना है, x में क्या करना है, y का डिवाइड करना है। समझ के कंसेप्ट। अब क्वेश्चन की धज्जा उड़ाते। देखो देखो पहले अपन को देखना है दोस्तों, पहले अपन को क्या देखना है, x की वैल्यू पहले क्या दे रखी है, पहले आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो यहाँ पे 16 लिखना है। और y की वैल्यू पहले क्या दे रखी है, 40 दे रखी है, इसमें 40 का भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो गुणा में क्या आ रहा है, तब z का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 रखना है। फिर यहाँ पर देखोगे वापिस x का मान तो अब दे ही नहीं रखा है, लेकिन y का मान दोबारा 50 दे रखा है। फिर आपको z का मान यहाँ पर 6 दे रखा है। बस इतना सॉल्व करना है और क्वेश्चन हो चुका है, ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 की जगह से 2 बार, 2 की जगह से 3 बार, और 3 से ये 3 कैंसिल, और 5 दूनी 10, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही तरीके से आपने कर लिया होगा, इजी तरीके से। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने इजी तरीके से बना लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए, वीडियो का कर्सर थोड़ा पीछे करिएगा, फिर मेरी बातों को समझिएगा, फिर करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी से कर लोगे आप। प्रभा शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आज मैं रेलवे के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हो, ठीक है, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहें। इसका आंसर क्या आएगा, बांसुरी आएगा मेरे भाई। ये प्रभा शर्मा बांसुरी बजाती हैं, ठीक है, बजाते हैं। नियाबत एक खुदाई, बहुत ही शानदार। नियाबत एक खुदाई की नीति किसने अपनाई थी, हु एडेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नियाबत एक खुदाई। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। सही आंसर आएगा गयासुद्दीन बलबन। बड़ा ही क्रूर शासक था मेरे भाई, बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। और इसी ने दोस्तों सिजदा और पाबोस जैसी प्रथा चलवाई थी दोस्तों, है ना। सिजदा यानी इसके दरबार में जाओ तो झुक कर जाओ, पूरा झुक कर, और पाबोस यानी इसके पाँव को चूमते हुए रहो, है ना। तो ये ऐसी क्रूर शासक था। और एक चीज़ के लिए बहुत जाना जाता है, ब्लड एंड आयरन नीति के लिए, मतलब रक्त और आयरन नीति के लिए बहुत जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ लो पहले आप, पहले हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ लो इसे, फिर वीडियो को पॉज कर लो, फिर मैं एक बार इंग्लिश वाला वर्जन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है सर इंग्लिश में समझ, हिंदी में समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है, तो मैंने आपकी ये डिमांड भी पूरी करी है। अब आप लोगों की अब आपकी जिम्मेदारी क्लास को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इस क्लास के, ठीक है, क्योंकि आप अटेंड करोगे तभी एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने प्लासी की लड़ाई में 1757 में जीत हासिल की थी मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो युद्ध है दोस्तों जिसने बंगाल को दोस्तों एंट्री कर दी थी, सॉरी क्या, अंग्रेजों की एंट्री हो गई थी भाई भारत पे ज़्यादातर, मानने कहने का मतलब है ना, एंट्री हो गई थी अच्छी तरीके से। और इसकी जो कमी रह गई थी ना दोस्तों इस युद्ध से जो पूरा नहीं कर पाया, वो पूरी कमी बक्सर के युद्ध में करी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। ध्यान रखना मेरे भाई, आपसे पूछा है इसकी जीत हासिल की वो कौन था मेरे, रॉबर्ट क्लाइव मेरे भाई, रॉबर्ट क्लाइव आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको टिक कर लेना यहाँ पर भी रॉबर्ट क्लाइव। आप निश्चिंत रहें, मैं बक्सर का युद्ध वाला क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, निश्चिंत रहें आप लोग, वैसे ही कंटेंट डिजाइन किया जैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया और प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया मेरा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बार इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ के आंसर कर लेते हैं इसका। फिलहाल वारेन हेस्टिंग, आप लोगों ने भी बी ऑप्शन को ही लॉक किया होगा, वारेन हेस्टिंग मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे इसे अच्छे से, फिर वीडियो को पॉज करके हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दें तो लाभ भी 20% बढ़कर 30% हो जाता है, 20 से बढ़ के 30 हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस केस में आपको क्रय मूल्य कितना ज्ञात करना है, क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी मेरे भाई,
ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% एंड द प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30%, देन वाई वॉट परसेंट विल बी द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, बहुत जल्दी से उड़ाओगे दोस्तों आप लोग, हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपने ये सीखा गुरुजी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 30% की 3/10 होती है और 20% की 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले आप कहोगे 25% को बढ़ा दो, विक्रय मूल्य को 25% बढ़ा दो। ठीक है, तो एक काम करो, इससे बेस्ट यहाँ से ये हटाओ, विक्रय मूल्य को पहले 25% बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, तो पहले विक्रय मूल्य, यानी पहले विक्रय मूल्य 4 था, अब कितना हो गया 5 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों, फिर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको 20% और बढ़ा दो, तो लाभ भी 20% बढ़ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 से वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां से देखना, लाभ 20% से बढ़ के कितना होगा 30%। लेकिन अब ध्यान रखना 30% में इस केस में क्या करना है, आप क्या करते हैं 10 यहाँ लिखते हैं 3 यहाँ, ऐसा नहीं करना। अब 10 यहाँ लिखना है और 3 उड़ा के 13 यहाँ। इस केस में ये सेलिंग क्रय मूल्य बहुत जल्दी निकलेगा। 5 की टोल से 5 कैंसिल हो गया, कटा है तो काट लो। 2 की टोल से 5 बार, 2 की टोल से 2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से 5, 5 से 6 होगा ना यार, 5 से 6 होगा ना, हाँ ठीक है। और 2 की टोल से 3 बार। अब आप देख पा रहे हो 5 दिया 15। आप कहो गुरुजी 15 रुपये का सामान 13 रुपये में, यानी 2 का प्रॉफिट 15 के ऊपर और 100 से आपको करना है डिवाइड। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। 2 का प्रॉफिट 13 पे होगा ना भाई, 13 है ना अपनी, तो हाँ यहाँ पे 13 और ये प्रोसेस सॉल्व करनी है आप लोगों को। ठीक है, 200/13 कितना आ रहा है मेरा भाई, 200/13 भाग देख लो कितने में आ रहा है। 7 बचेगा, 13×5 = 65, 15 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। 15.38 दे भी रखा था ऑप्शन में। ठीक है, 15 पॉइंट के समथिंग आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न ये बताइए, हर एक क्वेश्चन को ट्रैक करना आप लोगों को आज की क्लास में। इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ लिया आप लोगों ने, इंग्लिश वर्जन दिखा दूँ। जिस युद्ध की मैंने बात करी थी वो युद्ध आपके सामने आ चुका है। 1757 के प्लासी के युद्ध को इस युद्ध ने पूरा कर दिया, जो भी कमियां रह गई थी मेरे भाई। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना है। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये युद्ध दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 22 अक्टूबर की डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे, बंगाल, बिहार और ओडिशा मेरे भाई। ये ऑप्शन को टिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों की मेन सत्ता यहीं से स्टार्ट होती है, बंगाल को कैप्चर कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि उधर वो फर्रुखशियार था ना लास्ट, उसने क्या कर दिया, इनको रियासतें दे दी थी, है ना, तो इसी वजह से। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगा लो। अंडर विच एक्ट वॉज द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। चलिए बताइए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। इन विच ईयर वॉज दी रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड स्टार्टेड। बताइए मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर आएगा 2006। क्या आप लोगों ने भी मेरे भाई यही टिक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन जनवरी 2026। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो नागेश कपूर आपको टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई, नागेश कपूर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 24, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो आंसर आपको प्रवीर रंजन टिक करना है। क्या टिक करना है, प्रवीर रंजन। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हिंदी वाले एक बार पढ़ लेंगे इसे अच्छे से, वीडियो को पॉज करके एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला, अब इसको सॉल्व करना। अगला क्या, क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है। 3 से वैल्यू जेड हुई है, मतलब -3 हो गया। ठीक है भाई, 4 से वैल्यू नहीं, +3 हुआ है ना भाई, यहाँ पर तो माइनस दिखा रहा है। नहीं भाई जेड है, -3 दिखा रहा है ना। एक काम करो, सबसे बेस्ट एक तरीका देखते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, डी आता है 4 नंबर पर, जे आता है 7 नंबर पर। 4 से 7 यानी +3 हुआ है, 18 और 3 21। मेरे को तो ये आंसर लग रहा है।
21 पे यू आता है। ओ 15 पे और 18 पे 4, मतलब 12 18 पे 15 से 18 प्लस 3 यहाँ पर भी हुआ, तो ए में 3 प्लस करोगे 4, डी यही है। तो यही आंसर आपको टिक करना है, फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसे करना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मेरा भाई? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा ही, ठीक है। तो आंसर भी राजा राम चोल टिक करना है। क्या टिक करना है? राजा राम चोल। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे ये बताइए कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा, आप लोग कर लोगे मुझे पता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है? हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो आंसर आएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। तो आपको क्या टिकना? भाग 3 में मेरा भाई। भाग 2 में नागरिकता है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 1 में क्या, वो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से बढ़कर 18 कर दी गई थी? बताइए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज दी वोटिंग एज reduced फ्रॉम 21 to 18 ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 61वां संशोधन, ठीक है। 73वें संशोधन के तहत पंचायत को दोस्तों दर्जा दिया गया था, आपको पता ही है मेरे भाई, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? कई बार बताया मेरे भाई, कई बार बताया मेरे भाई। अनाईमुड़ी केरल की, ध्यान रखना। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर दोस्तों अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, जो राजस्थान में है। और महेंद्रगिरी ओडिशा की, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। भारत का सबसे पुराना मुर्दार पर्वत कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हिमालय आपको टिक करना है। क्या आप लोग हिमालय टिक कर रहे हो? क्या बताइए, क्या आप लोग भी मेरे भाई हिमालय टिक कर रहे हो? अगर हिमालय टिक करो तो गलत है मेरे भाई। देखो मैंने गलत वो टिक किया तो आप लोगों ने भी वही टिक कर लिया, भाई गलत है। हिमालय नहीं होगा, अरावली होगा भाई। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, अरावली टिक करना है, गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, अब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि 1200 रुपये पर को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है और वो 1500 हो जाता है तो ब्याज की दर, ठीक है। तो इफ 1200 बिकम्स 500 इन 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, 1200 रुपये हो जाता है यानी मिश्र धन। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं ब्याज पता चलेगा बिल्कुल। तो 15 में से मैं 1200 घटा दूंगा, 300 रुपये मेरा मूलधन आ चुका है, ओ सॉरी ब्याज आ चुका है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो, 1200 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, समय 3 और हमें रेट निकालनी, वही हमसे पूछा है, वही हमसे पूछा है, ठीक है भाई। उड़ा दो भाई, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करो, एक हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, 3 की टेबल से 100 बार, 3 की टेबल से 4 बार, ठीक है। और आपको पता है 4 या 12 और 100/12 आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, गुरु पूरी कायनात को पता है, 12.5% होती है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंट, इसका परसेंटेज होता है 12.5 होता है, ठीक है। 12.5 टिक किया क्या आप लोगों ने भी? 12.5 टिक किया क्या? देखो मैंने बताया वही आपने टिक कर दिया भाई। 100/8 12.5 होता है, ये तो 8.33 के समथिंग जाएगा, 8.33 के समथिंग जाएगा मेरे भाई। समझ में आया मेरे भाई? आई होप गाइस कि आपने टिक कर लिया होगा। तो पूरी दुनिया को पता है कि 8.33% होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। मैं गलत टिक करूंगा तो आप भी गलत ही टिक करोगे, देख लो दोस्तों, ठीक है। 8.33% टिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो पूरी दुनिया को पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8.33% होती है। शानदार क्वेश्चन था। ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है, कुल लाभ 2400, तो ए का हिस्सा पूछा है। एक बार आप इसको हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए जो इनके दोस्तों जब समय का जिक्र ना हो तो जो इनके दोस्तों निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है मेरे भाई। तो मैं यहाँ से कितने जीरो हटा दूँ? 3 जीरो यहाँ से हटा दूँ, 3 जीरो यहाँ से हटा दूँ, 3 जीरो यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। 5 टेबल से काट लूँ, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छंके 30। मैं अब डायरेक्ट अनुपात लेके आ रहा हूँ, 4 5 और ये 6, ठीक है। टोटल कितना है? 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15 रेशियो, 15 रेशियो का मान क्वेश्चन ने दे रखा 2400। आपसे किसका एक का हिस्सा यानी 4 का मान पूछा है, ठीक है भाई। ये जो 24,000 रुपये है किसका ये किसका मान है? 15 का मान है। आपसे किसका मान? पूरे 4 का मान पूछा मेरे भाई, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो कुछ एक काम कर ले, 15 की चल से काटते, 15 एकन 15, 15 की चल, 15 एकन 15 कितना? 9, 15 छक्के 90, 1600 और 16 चौके 16 चौके 16 चौके 15 छक्के, रुको 15 एकन 15,
9 15 छक्के 90 और ये 3 जीरो, 16 चौके 6400 रुपये। 24,000 है कि 2400 है? 1600 आएगा भाई, 1600 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक तो सही था ना, हाँ यहाँ पे 1600 आएगा, 1600 ठीक है। तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप लोग टिक कर लेना 6400 रुपये, ठीक है 6400 रुपये। मैंने 6400 टिक किया ना गलत टिक किया? सही है। ये बता दीजिए, कृषि वानिकी और मछली पकड़ने जैसी गतियाँ किस क्षेत्र में शामिल है? विच सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग? तो ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कर भी दिया होगा इतनी देर में, तो ये आप लोगों ने कर भी दिया होगा मेरे भाई। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेक्टर में ये सब आता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35वां। आज वीडियो भी थोड़ी लेंदी हो रही है इसलिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट थोड़ा चल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर पार्ट विच इकोनॉमिक सेक्टर? विनिर्माण गतिविधियाँ किस क्षेत्र का हिस्सा है मेरे भाई, बताइए। इंपॉर्टेंट है मेरे, सेकेंडरी लग रहा है आप लोगों को, सेकेंडरी यानी माध्यमिक, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है मेरे भाई? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल प्लांट इन मेड ऑफ, ठीक है। तो ये आप टिक कर लेना। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, बताइए। तो आप लोगों ने बड़ी प्यारे तरीके से केंद्रक टिक कर लिया होगा मेरे भाई, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? हिंदी वाले पढ़ लें एक बार, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी पढ़ लें। तो मेरे भाई ये जो कोशिका झिल्ली होती है मेरे भाई, वो किसकी बनी होती है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताइए, लिपिड और प्रोटीन टिक करना है मेरे भाई, लिपिड और प्रोटीन टिक कर लेना। ये क्या हो गया? ये रहा, लिपिड और प्रोटीन टिक करना है, प्रोटीन एंड लिपिड। अरे इसमें तो ऑप्शन ही गलत लगा दिया मैंने, लिपिड एंड प्रोटीन, ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गर्म दल विभाजित हुई थी भाई? सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, याद है ना दोस्तों आपको, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में दोस्तों, ठीक है। तो ये टिक करना है। क्लास का अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? आप लोगों को पता होगा, चंपारण का 1917, यहीं पर लिख लो 1917, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए 40 में से कितना आपने स्कोर किया? आज का मॉडल पेपर कैसा रहा, कैसा रिवीजन? एक रेस्पॉन्स तो जरूर करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना अपने हर एक स्टूडेंट तक, हर एक मित्रों तक मेरे भाई, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई रीच है, वीडियो को शेयर करो और सभी स्टूडेंट को बता दो कि ये क्लास इसी टाइम पर आती है 8 बजे मेरे भाई। मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास दोस्तों 7 बजे अपलोड कर दी है, पेपर बहुत ही नज़दीक है, 27 अप्रैल से स्टार्ट है, वो क्लास देख लेना, ठीक है, अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। और कोई डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई। एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि क्लास कैसी लगी आज की। मिलेंगे नेक्स्ट मॉडर्न पेपर में। जय हिंद, जय भारत।